वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स में कौन कौन सी तब्दीली लानी चाहिए। एक और बहुत ही मुहलिक मर्ज़ जो है जिसे साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है, और वो है डायबिटीज़, जो कि अगेन हाई ब्लड प्रेशर की तरह हर दूसरे घर में इसके पेशेंट्स मौजूद हैं। और इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, इसकी भी रीज़न्स हैं, प्लस इसकी जो टाइप्स हैं लोग उसमें भी समटाइम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को है, उन लोगों को कब एहतियात की ज़रूरत है, कब टेस्ट करवाने चाहिए, कौन से ऐसी साइलेंट सिम्टम्स हैं जो कि आपको जानने की, पहचानने की ज़रूरत है, और उसके बाद क्या एहतियात बरतनी है, ये तमाम बातें हम हमारे एक्सपर्ट से आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रिजवान नियाज़ी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं फ़र्क जानना चाहूँगी जो डायबिटीज़ की जो टाइप्स हैं, टाइप ए और बी, क्या फ़र्क है, और इसके जो सिम्टम्स हैं, अगर स्पेशली जैसे कि मैंने बात की, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या पेरेंट्स में से किसी एक को है, तो कब एहतियात की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मैं आपको बताता चलूं कि आपने डायबिटीज़ की बात की और इससे पहले आप लोग ब्लड प्रेशर पे डिस्कशन कर रहे थे। तो एक्चुअली जो डिज़ीज़ है वो उसका एक डिफरेंट नेम है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। डायबिटीज़ टाइप 2, ब्लड प्रेशर, पेट का मोटापा, यूरिक एसिड, ठीक है, कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें ऑल आर द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। द डिज़ीज़ इज़ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्योंकि डायबिटीज़ का नाम बड़ा है तो किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता। अच्छा, फिर आपने क्वेश्चन किया कि डायबिटीज़ की टाइप्स की आपने बात की। डायबिटीज़ की जनरली हम 3 टाइप्स करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 होती है स्पेशली यंग लोगों में होती है, लेट एज ऑफ द पार्ट में भी हो सकती है। उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन होती नहीं, आपका जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता, या बिल्कुल बहुत ही थोड़ी सी बना रहा होता है जो कि बहुत ही नाकाफ़ी होती है। और इनकी जो इलामात होती हैं कि इनका वज़न कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 वालों के, इनका वज़न ज़्यादा कम होता है। ये यंगस्टर्स की आप बात करें कि उनमें ज़्यादा जी, जो सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन तो बन रही होती ठीक है। लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही होती मोटापे की वजह से। और मोटापा भी दो तरह का होता है, एक जनरलाइज्ड होता है और एक सेंट्रल होता है। सेंट्रल हम कहते हैं पेट के मोटापे को, और ये पेट का ही मोटापा होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की रीज़न होता है, और इसकी वजह से वो इंसुलिन पूरी तरह काम नहीं कर रही होती। इन द लेटर पार्ट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ होता ये है कि आपका जो पैंक्रियाज भी होता है वो इंसुलिन ज़्यादा बना बना के थक जाता है, तो फिर वो भी कम बनाना शुरू कर जाता है। ये तो टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। प्रेगनेंसी में भी आपके देखिए 9 मंथ्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर डायबिटीज़ आपको होती है तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं कहते। जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ अगर आपको होती है उसमें और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, फैमिली में डायबिटीज़ होना, आपका वज़न ज़्यादा होना, लेकिन कुछ गेस्टेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी रिलीज़ बढ़ जाती है। उस रिलीज़ के बढ़ जाने की वजह से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो मोस्टली मोर देन 90% लोगों में गेस्टेशनल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। ये अलार्मिंग है कि बाद में आपको हो सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये अलार्मिंग है, और बाद में आपको 1 मंथ पे अपना टेस्ट करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी दोबारा ना हो और टाइप 2 डायबिटीज़ भी ना हो। आप इससे बच सकते हैं और 100% बच सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, मुझे बताइएगा क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो इतनी खौफनाक हद तक बढ़ चुका है, जब हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं नंबर 2 पर होना बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और क्यों है? मीडिया, इतने सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, आप देखें कितनी अवेयरनेस की बात हो रही है, उसके बावजूद इसका नंबर बढ़ना, क्या रीज़न्स हैं? जी, देखिए जनरली तो पूरी दुनिया में जो रीज़न्स हैं वो आलमोस्ट सेम है, ठीक है। फिर
पूरी दुनिया की हम बात करें, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले कंट्रीज़ हैं उनमें डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस ज़्यादा है। और इस वक्त पाकिस्तान में 2023 में जो डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस है, जो परसेंटेज है, पाकिस्तान पहले नंबर पे है। पाकिस्तान पहले नंबर जी, पे। पहले नंबर पे। ऑलमोस्ट मतलब 30% तक जो पॉपुलेशन है, जो एडल्ट पॉपुलेशन जो 20 से 79 ईयर तक हम कंसिडर करते हैं, वो 30% लोग डायबिटिक हैं। और ख़वातीन मर्दों का नंबर इसमें सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अब इसकी वजह आप पूछ रहे हैं, तो वजह ये है कि आपके लाइफस्टाइल्स चेंज हो गए हैं। पहले जैसे कि आप देखें, आज से 10, 15, 20 साल पहले चले जाएं, आपने अगर अपने किसी दोस्त को मिलने जाना होता था, वो 2-3 गलियां छोड़ के रहता था, तो आप पैदल जाते थे, के उसकी तरफ उसको मिल के आते। अब क्या करते हैं आप अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, अपनी बाइक निकाल लेते हैं। आपके लाइफस्टाइल्स चेंज हो गए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हो गए, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिर डाइट पे आ जाएं। डाइट में क्या फ़र्क है? अब डाइट में 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ डाइट होती है, एक क्वांटिटी ऑफ डाइट। ठीक है, अगर किसी ने ज़्यादा खा ली है, वो भी ठीक है, अच्छी बात नहीं है। अगर ज़्यादा खा ली है, तो फिर ज़्यादा एक्टिविटी भी कर लें ताकि उसको बैलेंस कर लें, वो तो बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ डाइट अच्छी नहीं ठीक है, है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब देखें, 2 लोग हैं, एक अच्छी डाइट, ऑर्गेनिक डाइट लेके मोटा होता है, और एक और पर्सन है जो इनऑर्गेनिक डाइट लेके, जिसकी डाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो मोटा होता है। उस दोनों में फ़ैट बनती है। उन दोनों की फ़ैट का डिफरेंस है। उसमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, जो पेट का मोटापा होता है, पेट के जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे फैटी लिवर होता है हमारा, पैंक्रियास में फ़ैट होती है, जितनी भी बुरी क्वालिटी की डाइट होगी, आपकी इनऑर्गेनिक डाइट होगी, वो उतना ज़्यादा, उससे जो फैट होगी उतनी ज़्यादा अच्छा, आपके ऑर्गन्स को डॉक्टर साहब डैमेज आपने करेगी। लाइफ़स्टाइल की तरफ ज़िक्र किया, तो ये तो हमें शहरों में तो इसकी बड़ी एक मिसाल मिलती है कि हम गाड़ियों पे सफ़र करते हैं। इवन कि अगर हम एक शॉप से दूसरी शॉप पर भी हम प्रेफर करते हैं कि वॉक करके ना जाएं, बल्कि गाड़ी में ही जाएं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो हमारा शहरों में है, लेकिन जो देही इलाकों में लोग हैं, जो उनका तर्ज ज़िंदगी है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में भी वो लोग मुलव्वस होते हैं। फिर उस तरीके से जंक फूड चेन्स दूर दराज इलाकों में मौजूद नहीं है। ये नंबर वहाँ पर भी इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या रीज़न्स हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये चाहे जो अर्बनाइजेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही ठीक है। है। जितनी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ही आपकी डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस भी बढ़ रही है। अगर कोई शख्स है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे शहर में रहता है, ये मैटर नहीं करता। ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। देखें, एक पर्सन है, वो 5000 कैलोरीज डेली ले रहा है, ठीक है, ओके, और वो 5000 ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी 5000 बेनिफिशियल है। एक और पर्सन है, वो 1000 कैलोरीज ले रहा है, लेकिन वो कंज्यूम कितनी करता है? वो 800 कंज्यूम कर रहा है, तो उसके पास बैलेंस कितना होगा? 200 कैलोरीज का। अब ये 200 कैलोरीज हैं, इन्होंने कहाँ जाना है? इन्होंने आपकी बॉडी में ही डिपॉजिट होना है, ठीक है। वो बॉडी में डिपॉजिट होंगी, पहले ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगी। फिर वो अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज हैं, तो वो फैट की सूरत में होंगी, और ये आपका मोटापे की वजह बनेगी। आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें ना, आपको जनरलाइज्ड ओबीज लोग नज़र नहीं आएंगे, आपको सेंट्रली ओबीज नज़र आएंगे। जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो पेट का मोटापा है, जो रीज़न है इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, इस डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की, और फिर इवेंचुअली हार्ट कॉम्प्लिकेशंस और स्ट्रोक, फालिज, इन चीज़ों की ठीक। वजह है वो आपका पेट का मोटापा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनिशियल सिम्पटम्स क्या हैं अगर आपको डायबिटिक अगर आप हो रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जिनकी जेनेटिकली या ट्रांसफ़र है या हिस्ट्री है, पेरेंट्स में से किसी एक को है, तो वो लोग तो ज़्यादा हो सकते हैं कि वो उनको डायबिटीज़ हो जाए। सिम्पटम्स पेशाब का ज़्यादा ठीक आना, है। भूख का ज़्यादा लगना, ब्लड विजन धुंधला नज़र पैरों आना, का, जिस्म का सुन होना भी वज़न इसमें जी, है? पाँव का सुन्न होना, पाँव का जलना, ये लेटेस्ट सिम्टम्स हैं। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ की तरफ आपको इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में ये सिम्टम्स हों। कई लोग होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम्स ये नहीं होते, बट दे हैव द डायबिटीज़। जब वो अचानक शुगर चेक करते हैं, तो दे हैव द 400-500 शुगर लेवल्स,
उनको पता ही नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक टिप ये देना चाहूँगा, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, हम साउथ एशियन हैं, साउथ एशियन में एक जीन होता है जिसको हम थ्रिफ्टी जीन कहते हैं। तो थ्रिफ्टी जीन भी होना भी एक रिस्क फैक्टर, मतलब बीइंग ए साउथ एशियन हमें एक रिस्क फैक्टर ये है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि आपकी फैमिली में अगर शुगर है। तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। अगर आपका पेट का मोटापा है, आपका वज़न ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर आपकी डाइट भी अनहेल्दी है, आप जंक फूड्स खाते हैं, इनऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो फिर देन ऑल थिंग्स लीड्स टू द डायबिटीज़, कि आप डायबिटिक हो जाते होते हैं। लेकिन फैमिली हिस्ट्री में ये बताता चलूँ अपने ऑडियंस को भी कि सिर्फ फैमिली हिस्ट्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। जी। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इट डजंट मीन्स कि आपको डायबिटीज, अगर लाइफस्टाइल बेहतर आपका है। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, तो फिर आप अपनी इस फैमिली हिस्ट्री वाले रिस्क फैक्टर को भी निगेट कर सकते हैं और डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है और टाइप 2 की अर्ली स्टेज होती है विद इन 5 ईयर्स ऑफ द डायग्नोसिस, जो इस वक्त रिसर्च डेटा है और इस वक्त जो हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहा है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, रिमिशन में जा सकती है, आप अपनी डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग डायबिटिक हैं, हार्ट डिजीज़ के भी हेल्थ रिस्क पर ऐसे तमाम लोग होते हैं, किस तरीके से उनको परहेज़ करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ जो घरों में भी खाना आम बनता है वो भी इतना कोई हेल्दी तरीके से तैयार नहीं होता है, लेस ऑयली नहीं होता है, फिर हम उसको पका पका के उसके जितने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो किस तरह का परहेज़ करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? किन चीज़ों से परहेज़ उनका होना चाहिए? जो डायबिटिक्स हैं या बाकी लोग भी हैं, सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स की वॉक 5 डेज़ ए जी। वीक ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। फिर आप डाइट पे हैं तो आपकी सिलेक्शन ऑफ डाइट मैटर करती है सही। कि आप डाइट ऑर्गेनिक ले रहे हैं या इनऑर्गेनिक ले रहे हैं, ठीक है। आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, आप जो ऑयल और घी की बजाय ऑयल इस्तेमाल करें, ओलिव ऑयल इज़ बेटर ऑप्शन, कैनोला ऑयल इज़ बेटर ऑप्शन, ठीक है। फिर आप जो खाना खाते हैं, देखें इस्लाम हमें बहुत सी चीज़ें टीच करता है। हम खाना, जितना भी खाना टेबल पे पड़ा होता है, हमारी कोशिश होती है कि सारे को ख़त्म करके हमने उठना है, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप खाने के लिए ज़िंदा रहें, तो आपको चाहिए कि आप अपनी थोड़ी सी भूख छोड़ के खाएं और अपनी नींद पूरी करें, तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और मेरे ख्याल में आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक ये भी तो रुझान है ना कि जो 50+ लोग होते हैं हमारे यहाँ, उनको वैसे ही बड़ा ओल्ड एज तस्वुर किया जाता है, बीमार तस्वुर किया जाता है। बुढ़ापे में ऐसे लोगों का हम कहते हैं कि ये लोग अब ये बंदा अब अपना डाउनफॉल की तरफ है। तो ऐसे बंदे को तो बिल्कुल भी वॉक नहीं करनी चाहिए या वर्जिश नहीं करते हैं। ऐसे लोग रिटायरमेंट के करीब होते हैं, घरों में ही बंद होते हैं। मैंने शायद ही किसी खातून को या मर्द को हमारे यहाँ देखा होगा जो कि प्रॉपर 40 टू 45 मिनट्स वर्जिश कर रहे हों या अपनी सेहत का उस तरीके से ख्याल रख रहे हों। बच्चे भी कह रहे होते हैं कि नहीं भैया आप आराम ही फरमाएं। सो ये एक बड़ी गलत या मिसकंसेप्ट है हमारे यहाँ। देखिए मिसकंसेप्शन तो ये है एक्चुअली, तो देखें ना, ये आपकी फीलिंग है। आप जब अपने आप को बूढ़ा समझना शुरू कर देंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप देखें, बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके मुल्क में। क्यों डॉक्टर ज़ुबान, हम ये भी समझ रहे हैं कि अब हमारी भी हड्डियों में कहाँ जान रही है, अब वॉक कहाँ होती है, या अब कहाँ जो है वो ब्रिस्क वॉक या वर्जिश अब हम इस उम्र में कहाँ करें। तो लोग नहीं करते यूजली, इस एज के लोग, इस ग्रुप के लोग नहीं, ऐसी मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को, चाहे आप 80 इयर्स के भी हैं, आपको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वॉक भी करनी चाहिए और अदर एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए और ये हेल्दी होती हैं। आप अगर देखें, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन सा लाइफस्टाइल, आप इवन कि यंग हैं, आप 20 इयर्स के हैं, आप अगर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं तो आप एक्सरसाइज करने जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप डायबिटीज़ की बात करें, पहले होता था कि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 में आती थी, अब तो 20 इयर्स के बच्चे, ये 2 दिन पहले की बात है, तो मेरा जो लास्ट क्लिनिक था फ्राइडे वाले दिन, मेरे पास एक छोटी बच्ची है, 14 साल की वो बच्ची, एंड शी वाज द प्री डायबिटिक, 14 साल की बच्ची, और उसका वेट आप देखें 101 kg वेट था। अब आप देखें क्या हो सकता है, उसके पेरेंट्स परेशान, देखें कि क्या हो गया, हमारी बच्ची को प्री डायबिटीज़ हो गई 14 साल की उम्र में। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूं इसके साथ,
दिस रिवर्सिबल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। उसी 101 केजी की बच्ची का आप एक नॉर्मल बीएमआई कर दें, उसका नॉर्मल उसकी हाइट के मुताबिक उसकी वेट कर दें। अगर वही बच्ची कुछ 65-70 केजी की हो जाती है तो वो सारी उम्र अगले 40-50-60 ईयर्स वो डायबिटीज़ जैसे मर्ज से बच सकती है। अच्छा, यही मैं बात को थोड़ा सा कंटिन्यू भी करना चाहूँगी कि ये जब पेरेंट्स आते हैं, और आई एम श्योर कि बड़ी कंसर्न की बात है उन तमाम वालिदैन के लिए जिनके बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये पहले क्यों सो रहे होते हैं जब वो बच्चे उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं? टाइम लगता है आपको इतना वेट गेन करने में। तो हमें बच्चा बचपन में बड़ा क्यूट लग रहा होता है, बड़ा प्यारा लग रहा होता है, जब वो खुद से खा रहा होता है तो हम उसको बड़ी दाद दे रहे होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से ओवर वेट का शिकार हो रहा है, तो तब पेरेंट्स अगर कंट्रोल कर लें तो वो बड़ी परेशानी का बाइस इन फ्यूचर जाके ये बात ना बने। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ढूंढते हैं। जब आप आसानियाँ ढूंढते हैं कि यार बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, कार्टून लगा दिए, मोबाइल पकड़ा दिए, टीवी पे कार्टून लगा दिए, ठीक है ना। वो सारा दिन कार्टून्स देखता है, वीडियो गेम्स खेलता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं नहीं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। देखें, प्ले ग्राउंड्स की कमी है, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए और वैसे भी सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब्स होने चाहिए, उनके नंबर इंक्रीज़ करने चाहिए। और ये चीज़ें पेरेंट्स को भी, स्कूल में स्कूल टीचर्स को भी और गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट ये चीज़ों को इनक्रेज करना चाहिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। आप बाहर के मुल्कों में, हम जब यूरोप में या इन मुल्कों में जाते हैं, आप देखिए वहाँ पे आपको साइकिल बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होने से महंगाई बढ़ी और चीज़ें ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक को प्लस पॉइंट भी रखा होता है। True. पेट्रोल महंगा होगा, आप गाड़ी कम चलाएंगे, यार बड़े लोगों ने साइकिल ले ली, और मतलब मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी कि यार साइकिल ले ली, एटलीस्ट उनकी हेल्थ पे तो अच्छा असर पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, सिविल सोसाइटी पे डिपेंड करता है, स्कूल्स टीचर्स पे डिपेंड करता है कि हमें एक कैंपेन करनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करनी चाहिए कि लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ वापस आएं। ठीक है, अशरफ साहब मुझे ये बताइएगा, हम शुगर की बात कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये और कौन कौन से ऑर्गन्स को डैमेज करती है, इन्वॉल्व करती है, और गुजरते वक्त के साथ साथ कौन कौन सी पेचीदगियाँ हैं जो कि बढ़ती चली जाती हैं? देखिए, डायबिटीज़ तो सर से लेके पाँव तक जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं सभी को इफ़ेक्ट करती है। फिर हम जो जनरली क्लासिफाई करते हैं कि माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैक्रो में जो हार्ट अटैक होता है, फालिज का अटैक होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जो आपकी लोअर लिम्ब लेग्स की जो वेन्स होती हैं उनमें क्लॉट्स जमना शुरू हो जाते हैं, ये मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइक्रो में आपकी नज़र का ख़राब हो जाना, आपके गुर्दों का ख़राब हो जाना, न्यूरोपैथी, जो आपकी नर्व्स का पेन होता है, रात को नींद नहीं होती, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी। फिर आपके जो स्टोमिक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर इसके इफ़ेक्ट हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनसे बचा जा सकता है। जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट का पर्पज़ भी यही होता है कि आप अपने पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा दें। मैं एक अच्छा डॉक्टर तब हूँ और एक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट एक अच्छा पेशेंट तब है कि उसको अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो 10 साल बाद, 20 साल बाद वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचा हुआ होना चाहिए। फिर हम दोनों अच्छे हैं। अगर ये चीज़ हम टारगेट अचीव नहीं करते तो फिर ना मैं अच्छा डॉक्टर हूँ और ना वो अच्छा पेशेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रिजवान नियाज़ी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और डायबिटिक पेशेंट्स का होना या उनकी जो ख़राब लाइफस्टाइल है उसमें कौन कौन सी वो कोताही, कौन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नंबर्स इतने अलार्मिंग तौर पे जो इंक्रीज़ कर चुका है, इन तमाम बातों पर रोशनी डाल रहे थे। लाइफस्टाइल में कितनी मेजर तब्दीलियों की ज़रूरत है, ज़रूर सोचिएगा कि आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो कि आपके जिस्म में, आपकी सेहत में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर रही हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। स्टे विद अस।